नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक और अंग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस अंग का नाम है बागेश्री अंग। साधारणतः इसे बागेश्री अंग के नाम से जानते हैं। बागेश्री नाम सुनते ही आपके जहन में राग बागेश्री या राग वागीश्वरी जरूर उसके स्वर जो है आपके मन मस्तिष्क में उभरने शुरू हो गए होंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि रागांग जो है यानी रागों के अंग, वो कुछ विशिष्ट राग जो हैं उनके अंगों को लेते हुए बनाए गए हैं। पंडित नारायण मोरेश्वर खरे जी ने जो विभिन्न रागांगों की व्याख्या की है और रागांगों के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग रागों के बारे में बताया है या हम कहें कि उनका वर्गीकरण किया है, उसी श्रृंखला उसी सूची जो है उसके अंतर्गत बागेश्री अंग भी एक प्रमुख अंग माना गया है। इस अंग के अंतर्गत सर्वप्रथम राग बागेश्री या राग वागीश्वरी आता है और इसके अतिरिक्त राग रागेश्वरी और बहार जैसे रागों को भी बागेश्री अंग के अंतर्गत उन्होंने बताया है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ ऐसे राग भी होते हैं जिनमें एक से अधिक रागांगों के अंग दिखाई पड़ते हैं, या हम कहते हैं कि जब उनकी संरचना की जाती है तो किसी एक रागांग के होते हुए दूसरा अंग भी उसमें झलकता है। तो ये रागों को जब बनाया गया होगा उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके से जब सोचा गया होगा, राग बनाने की जो विधि होगी, जो नियम होगा, उसको देखते हुए जो है इस प्रकार के रागों की परिकल्पना की गई और फिर उनको बनाया गया। अब ऐसे रागों में या हम कहें राग चाहे कोई भी हो, राग में रंजकता का होना जरूरी है। तो जब ये कॉम्बिनेशंस बनाए गए होंगे या कोई ऐसा राग बनाया गया होगा जिसमें कि एक से अधिक रागांगों के या राग के अंग जो हैं वो झलकते होंगे, तो वो उसकी राग की एक विशिष्टता होगी या उस राग के एक अलग स्वरूप को बनाता होगा। तो वो जो कुछ भी बनकर बाद में आता है उसमें रंजकता का होना बेहद ज़रूरी है। मैं हर बार कहती हूँ, जब भी किसी राग के बारे में बताती हूँ तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राग, जैसे कि मतंग मुनि ने बृहद्देशी में कहा है कि स्वर और वर्ण से विभूषित कोई भी रचना जो चित्त का रंजन करे, देखिए रंजन शब्द आ रहा है, उसे राग कहते हैं। तो यहाँ रंजकता, जो भी राग है उसमें रंजकता का होना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसी रंजकता को देखते हुए रागों का जो निर्माण किया गया वो आज हमारे सामने जो है वो राग बहुत सुंदर तरीके से गाए बजाए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने जो बागेश्री अंग को हमने लिया है, इस बागेश्री अंग में क्या ऐसी विशिष्टता है या कौन सा जो स्वर समुदाय है उसको बागेश्री अंग माना जाता है, या कौन सा ऐसा स्वर समुदाय है जो किसी और राग में जब प्रयुक्त होता है तो हम कहते हैं कि वो बागेश्री अंग है। तो ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। बागेश्री अंग जो है, स्वाभाविक है कि बागेश्री राग में प्रयोग होने वाले जो प्रमुख अंग हैं उन्हीं को लेकर बना होगा या उन्हीं को लेकर उन्होंने बागेश्री अंग को नाम दिया। तो जिस प्रकार से आश्रय राग होते हैं, जैसे कि ठाट पद्धति जो है, इसमें दशविध ठाट पद्धति जो पंडित भातखंडे जी ने बताई, 10 प्रकार के जो ठाट हैं उन ठाटों को यदि देखें तो भैरव ठाट, भैरव नाम का राग भी है और भैरव ठाट भी दे दिया गया है। इसी प्रकार से पूर्वी ठाट, पूर्वी राग भी है और उसी राग के नाम पर पूर्वी ठाट बना दिया गया। यहाँ ये देखा गया होगा कि भाई पूर्वी राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं, नहीं स्वरों का क्या कौन सा स्वरूप है, कोमल है कि तीव्र है कि शुद्ध है, और उसकी जो मैचिंग जो है वो उस ठाट से, जिस ठाट से हुई उस ठाट को उसी का नाम दे दिया गया, यानी पूर्वी नाम दे दिया गया पूर्वी ठाट को। तो पूर्वी ठाट में स्वाभाविक है कि पूर्वी राग के जो स्वर हैं, जो स्वरों का स्वरूप है वो
पूर्वी ठाट में दिखाई दिया, इसीलिए उसको पूर्वी ठाट कह दिया गया। यहाँ पर ये आश्रय राग कहलाते हैं, यानी पूर्वी राग जो है वो आश्रय राग होगा। भैरवी राग जिससे भैरव ठाट को नाम दिया गया उसे हम आश्रय राग कहते हैं। इसी प्रकार से जिस राग के नाम पर रागांग को नाम दिया गया हम उसको उस अंग के नाम से जानते हैं, यानी कि बागेश्वरी अंग। तो रागांग की श्रृंखला में ये रागांग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मधुर है। सबसे इसकी खूबसूरती जो है, देखिए हर राग की अपनी खूबसूरती है, हर अंग की अपनी खूबसूरती है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ठाट अलग है, राग अलग है, अंग अलग है, दोनों में अंतर संबंध तो है, लेकिन फिर भी अपनी 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 एक अलग उनकी आइडेंटिटी है। तो हम आज बागेश्वरी अंग की बात करते हैं। बागेश्वरी अंग क्या है उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा कुछ राग बागेश्वरी को हम उसके स्वरों को लेकर कुछ आलाप करते हैं, ताकि बागेश्वरी अंग को समझना आपके लिए बहुत सुगम हो सके। जब हम बागेश्वरी राग को गाते हैं तो तानपुरे की चारों तारों में से पहली तार को हम हमेशा मध्यम से मिलाते हैं, क्योंकि बागेश्वरी राग में मध्यम बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही प्रमुख है। म और सा की संगति है, वादी भी मध्यम है और संवादी जो है वो षड्ज है, और मध्यम पर बार बार न्यास होता है, इसीलिए वो प्रमुख है। तो कुछ ऐसे राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हैं जो कि अपने आप में उनको जब गाया बजाया जाता है तो षड्ज मध्यम के संवाद में वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा मधुर लगते हैं। और वैसे भी देखा जाए उसकी जो संरचना है उसमें मध्यम का ज़्यादा प्रयोग होता है, मध्यम बहुत प्रोमिनेंट है, इसीलिए म सा की संगति, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे पर भी मैंने म सा को मिलाया है, और यहाँ पर जो चार तारों में से पहली तार मैं म पे मिलाऊंगी और बाकी तीन तार जो है वो षड्ज पर होगी। तो म और सा की संगति को लेते हुए तानपुरा मिलाया जाता है, और उस पर मैं थोड़ा सा पहले इसका आलाप या इसका थोड़ा सा आपका स्वर विस्तार बताऊंगी। उसके बाद फिर हम बागेश्वरी अंग, यानी वो अंग की कौन सी विशिष्ट स्वर समुदाय हैं जिनको हम बागेश्वरी अंग कह देते हैं, वो अंग किसी और राग में यदि प्रयुक्त होता है तो हम कहते हैं कि ये बागेश्वरी अंग आया यहाँ पर। तो उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगी।
ये था राग बागेश्री का छोटा सा एक स्वर विस्तार। बागेश्री अंग की बात करते हैं तो ध नि सा म ग रे सा, पहली बार ध नि सा म ग रे सा, दूसरा म ग रे सा, पुनः म ग रे सा, ग म द नि सा। तो अब यहाँ पर किसी राग में जब ये अंग प्रयोग होता है तो हम कहते हैं बागेश्री अंग इसमें आया। ग म द नि सा, इसके अलावा सा नि द म, सा नि द म। तो ये जो स्वर गुच्छ मैंने आपको बताया, स्वर समुदाय बताया, ये बागेश्री अंग को बताता है स्पष्ट रूप से। और ये स्वर समुदाय यदि किसी राग के साथ लगते हैं या किसी राग में दिखाई देते तो हम कहते हैं यहाँ पर बागेश्री अंग आया। ये इसके जो है उत्तरार्ध में जो है इसके बागेश्री अंग प्रयोग होता है। यहाँ पूर्वांग में बागेश्री अंग झलकता है। तो बागेश्री अंग है क्या, ये आपको मैंने इन स्वर समुदायों से आपको बताया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे रागों को सुनते हैं जो राग जिसमें हम जब उसके विस्तार को बताते तो हम कहते हैं भाई इस राग में बागेश्री अंग का प्रयोग यहाँ पर कर दिया जाए तो ये राग जो है और राग से अलग हो जाता है। जब रागों का निर्माण किया गया होगा तो अवश्य इस प्रकार की जो उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ इस प्रकार के प्रयोग किए गए होंगे, तभी नए राग जो है उनका जन्म हुआ होगा। तो ग म द नि सा, कभी कभी बहुत से ऐसे राग हैं जिनको हम गाते हुए जब हम सुनते हैं तो ग म द नि सा इस प्रकार से तार सप्तक में जाने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से बागेश्री अंग दिखाई देता है। कुछ ऐसे भी राग हैं जिनको जब हम तार सप्तक के सा पर जाते हैं तो वहाँ पर मध्य सप्तक के स्वरों को लेते हुए विशेषकर मध्यम से तार सप्तक के षड्ज पर या मध्य सप्तक के गांधार से तार सप्तक के षड्ज पर जो प्रक्रिया जाने की, वहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पे बागेश्री अंग से गाया जाता है। लेकिन इस राग का एक और प्रकार है जो देश अंग से गाया जाता है। तो कहने का मतलब कि ये राग के स्वरूप में उसके अलग अलग दो रूपों को सामने रखता है। और ये परंपरागत जो संगीत शिक्षण जिसका रहा है, मैं कहूँ घरानेदार परंपरा या अलग अलग विद्वानों से गुरुओं से जब शिक्षा ली जाती है तो किसी परंपरा में या घराने में कोई राग विशिष्ट कोई राग जो है उसमें इस प्रकार से जाते हैं या किसी घराने या परंपरा में इस प्रकार से जाते हैं। ये विद्यार्थी के लिए जानना ज़रूरी है। जब भी हम कोई राग सीखते हैं तो उसमें यदि इस प्रकार की बात आती है कि ये राग जो है ये अमुक अंग से जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कहा कि देश अंग से जाएगा, या एक और प्रकार इसका प्रचलित है वो है बागेश्री अंग से जाएगा, तो यहाँ पर विद्यार्थी को समझ जाना चाहिए कि अब बागेश्री अंग की सहायता से जाएगा या उसको लेते हुए जाएगा या उसको वहाँ पर बागेश्री अंग प्रमुख होता है, इस प्रकार से तार सप्तक के षड्ज पर जाते हैं तो समझ लीजिए कि ग म द नि सा इस प्रकार से जो है उसको गाया जाएगा या इस प्रकार से जो है तार सप्तक के षड्ज पर जाया जाता है। तो ये था बागेश्री अंग। बागेश्री अंग के जो राग हैं उसमें रागेश्री बहुत प्रमुख राग है, बहुत सुरीला राग है। रागेश्री भी बहार अपने आप में बड़ा खूबसूरत राग है जो कि स्प्रिंग सीजन या हम के वसंत के मौसम में जो है इसको गाया बजाया जाता है। तो आगे चलकर इन रागों के विषय में भी हम आपको बताएंगे। हम अब चर्चा करते हैं बागेश्री अंग के प्रमुख राग बागेश्री। बागेश्री एक बहुत खूबसूरत राग है जिसका नाम बागेश्री या वागीश्वरी, इसका अर्थ है वाक की ईश्वरी, यानी माँ सरस्वती का ये राग है। उसी के नाम पर ये राग बनाया गया है, ऐसे विद्वानों का मत है। राग
बागेश्री या वागेश्री जो है वो काफ़ी ठाट का राग है। क्यों? क्योंकि इसमें गांधार और निषाद हमेशा कोमल प्रयुक्त होते हैं। इस राग में मध्यम वादी है और षड्ज जो है वो समवादी है। इस राग को मध्य रात्रि में गाया जाता है, या हम कहें कि रात्रि के तृतीय प्रहर में गाया जाता है। आप देखिए 10 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद इस राग को गाया बजाया जाता है। लेकिन जब आजकल के समय में यदि परफॉर्मेंसेस आप देखें, लोगों के कार्यक्रम देखें, तो 8 बजे के बाद भी इस राग को लोग गाते बजाते हैं। तो क्योंकि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पसंदीदा राग है राग बागेश्री। इसकी जो इस राग की जो जाति है वो है औड़व संपूर्ण, यानी कि इसका आरोह यदि देखे जाए तो किस प्रकार से होगा? द नि सा ग म ध नि सा नि द म द ग म ग रे सा। तो आप देखिए कि आरोह में ऋषभ और पंचम का जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी वो वर्ज्य है। और अवरोह में जिस प्रकार से पंचम का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरत एक विशिष्ट तरीके से पंचम लगाया था। लेकिन पंचम पर न्यास नहीं है, पंचम को सिर्फ एक छोटा सा ब्यूटी स्पॉट की तरह झलकाया था। लेकिन ये जिस प्रकार से प्रयोग होता है, जिस स्वरों की सहायता से प्रयोग होता है, वो वाकई सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। और वो जिस समय चाहे कोई गायक गाता है या कोई वादक उसको अपने वाद्य में उसको बजाता है, तो वो अपने आप में हृदय में एक अलग तरह से एक झनकार होती है। उसमें कोई शायद ही कोई ऐसा हो जो उसमें एक क्षण के लिए जो है मोहित ना हुआ हो। तो इतना खूबसूरत वो जो स्वर गुच्छ है वो लगता है। फिर से हम इसके आरोह को देखते हैं। द नि सा ग म ग म द नि सा नि द म ग रे सा। पकड़ देखें, यानी वो स्वरगुच्छ जिससे राग एकदम पहचान में आता है। सा ग म द नि सा नि द म ग रे सा, या ध नि सा ग म द नि सा नि द म ग रे सा। तो ये अपने आप में राग का वो एक स्वर समुदाय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है राग में। राग को आप उसे पकड़ सकते हैं, राग को आप पहचान सकते हैं। इसीलिए हम जो एक साधारण भाषा में संगीतकारों ने, विद्वानों ने पहले जो शब्द दिए, जो नाम दिए हैं, पकड़, यानी उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। तो पहचान तो तब होगी जब स्वर उसमें दिखेंगे। तो इसके अतिरिक्त जो है ये राग बहुत सुमधुर राग है। और जहाँ इस राग में करुणा है, जहाँ इसमें विरह को बहुत खूबसूरत तरीके से बताया था, वहाँ पे श्रृंगारिक जो है संयोग श्रृंगार भी इसमें बहुत सुंदर तरीके से जो है उस भाव की उत्पत्ति हो सकती है गाने बजाने से। और ऐसा माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है कि जिस समय इस राग को दिया गया है उस समय इस राग को गाया जाए तो श्रृंगार रस में जो एक विरह का श्रृंगार है, वो भाव जो है वो बिल्कुल स्पष्ट और उसके लिए बिल्कुल सही बैठता है, ऐसा विद्वानों का मत है। कुछ ऐसे राग हैं जो कि दक्षिण भारत में के राग हैं जो इस राग के बहुत करीब हैं। उनमें से एक राग है राग आभोगी, जिसे आभोगी कानड़ा भी कहा जाता है। और एक राग है जिसका नाम है जय मनोहरी। ये रागों की जो संरचना है वो बागेश्वरी के बहुत ही करीब है।
तो जब इन रागों की बारी आएगी, क्योंकि कर्नाटक राग है, हालांकि आभोगी तो है उत्तर भारतीय संगीत में बहुत ही प्रचलित, बहुत ही सुंदर राग है, तो कभी उस राग की जब चर्चा होगी तब हम आपको उसके विषय बताएंगे। थोड़ा सा हम इस राग को गाते हैं और इस राग को उदाहरण के साथ हम प्रस्तुत करते हैं। सा सा ग म ग म द म ग सा ग म ग म द नि द म प ग सा ग म द नि द सा नि द म ग रे सा नि द म नि द सा ग नि द सा म ग रे नि द द नि सा ग म द ग म द ग म द नि द सा ग म द म ग म द ग म द नि द म द नि सा नि द म द नि सा नि द नि द म प द ग म ग म ग रे सा सा ग म द नि सा नि द म ग रे ग ध नि सा म द नि द सा। अब इससे स्वर संगतियाँ देखिए, षड्ज और मध्यम का कितना सुंदर ये स्वर संगति बहुत महत्वपूर्ण है। धैवत और मध्यम, धैवत और गांधार, मध्यम और निषाद, मनी नि द म प द ग, धैवत और मध्यम, धैवत और गांधार, और षड्ज और मध्यम, सा म ग म ग रे सा, सा म ग म द नि द म द म नि द म प द ग म प द ग। बहुत खूबसूरत है ये स्वर समुदाय। म ग रे नि द नि सा, विस्तार का राग है, विलंबित द्रुत रचनाएं बखूबी गाई जाती हैं। तराना, बहुत सुंदर तराने इस राग में निबद्ध किए गए हैं। ध्रुपद एवं धमार भी इस राग में निबद्ध हैं।
यानी ये राग ऐसा है, इसका मंद्र, मध्य, तार तीनों में विस्तार होता है। और ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराने ये इस राग में बखूबी गाए बजाए जाते हैं। सुगम संगीत में भी इस राग का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। आगे हम इस राग की वागीश्री रागांग के अंतर्गत और विस्तार से उदाहरणों के साथ आपको इसके विषय में बताएंगे।